चलिए सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। हम लोगों ने कल कुछ केसेस देखे थे। लीनिंग लेटर का एक केस देखा था हम लोगों ने। ठीक है। हम लोगों ने लीनिंग लेटर की इक्विलिब्रियम के केसेस देखे थे कि अच्छा वो सिर्फ लीनिंग लेटर पे नहीं था। इक्विलिब्रियम के जो केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे, इट वाज अ जनरल फॉर एनी ऑब्जेक्ट, वो हम लोग क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे। ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि अगर एक लेटर लीन कर रही हो तो उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। वेट था, नॉर्मल रिएक्शन था फ्रॉम both these surfaces, wall and the floor। एंड अगर वो स्टेशनरी है तो उसको एक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक है। फ्रॉम द वॉल एंड द सरफेस, अगर ईदर ऑफ द सरफेस को मैं बोल देता हूँ फ्रिक्शनलेस है, तो वहां पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो होगा, लेकिन जो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स है वो गायब हो जाती है। ठीक है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो एक तरीके का वेक्टर ट्रायंगल को बना करके देखना था। वेक्टर ट्रायंगल्स जो है वो आपके पास एक क्लोज लूप बनता था। अगर रिजॉल्व करते थे तो रिजल्टेंट इन इन ईदर डायरेक्शन जो है वो आपके पास जीरो आती थी। और एक तरीके का ये था लाइन ऑफ एक्शंस कोइंसाइडिंग या इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट। ठीक है। लास्टली हम लोगों ने डिस्कस किए थे स्ट्रिंग मास सिस्टम। मैंने कहा था स्ट्रिंग मास सिस्टम कॉमनली नोन एज पुली वाले केसेस। वो स्ट्रिंग मास सिस्टम क्या था बेसिकली आपके पास कि आप एक स्ट्रिंग से, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से आप दो मासेस को हैंग करते हैं। ठीक है। और उनको मूव करवाते हैं। मूव करवाने से बाद ये कि उनको रिलीज करते हैं, वो अपने वेट या एक रिजल्टेंट फोर्स की वजह से मूव करते हैं। तो उन रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें मालूम करना था, वो हमने मालूम किया था। उनकी एक्सेलरेशन, उनका टेंशन मालूम किया था, राइट। तो सिचुएशन इन जनरल जो थी वो ये था कि दो मासेस हैं, एक स्ट्रिंग है, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। द पुली इज फ्रिक्शनलेस फ्रॉम द रोटेटिंग पॉइंट, मतलब यहाँ से, एंड हाई फ्रिक्शन फ्रॉम द आउटर पॉइंट सो दैट के वो स्ट्रिंग जो है वो स्लिप ना कर रही हो। तो एक केस तो हम लोगों ने ये देखा था। ठीक है। आज इसी के दो केसेस और देखेंगे। ठीक है। तो एक केस मैं और ऐड कर रहा हूं यहाँ पे, वो मेरे पास ये रहा। चलिए। नाउ इन दिस सिचुएशन, यहाँ पे यस हम लोगों ने एक्चुअली यहाँ पे इसके ऊपर हमने देखना था कि वेट कौन, फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट कर रही हैं। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक तो इसका वेट था, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, टी अपोज कर रहा था। ठीक है। तो हमने अच्छा, और ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा था। अगर तो ये मैं बोलता कि जनाब की इक्विलिब्रियम कंडीशन होती, इफ द सिस्टम वाज इन इक्विलिब्रियम, मूव नहीं कर रहा होता, तो मैं कहता कि जनाब m1g इज इक्वल टू टी। लेकिन क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है तो m1g, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो उसको मूव करवा रहा था, टेंशन उसको अपोज कर रही थी, और क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है तो वो उसकी रिजल्टेंट फोर्स ma के बराबर था। सिमिलरली मैंने मास 2 के लिए एक इक्वेशन बनाई थी। मैंने कहा था कि मास 2 को तो टेंशन ऊपर लेकर के जा रही है अपोज्ड बाय m2g, और ये बराबर है m2a के। फिर इन दो इक्वेशंस को हम लोगों ने साइमल्टेनियसली सॉल्व करके अननोन वैल्यूज निकाली थी, जैसे टेंशन एंड एक्सेलरेशन, जो भी हमारे पास अननोन वैल्यू होगी। ठीक है। आज उसी में एक डिफरेंट केस लेकर के आए हैं, जिसमें से पुली एज इट इज है, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग अभी भी मौजूद है, मास m1 हैंग हुआ रखा हुआ है, मास 2 जो है वो इस वक्त एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। अब यहाँ पे मास 2 का वेट एक्ट तो कर रहा होगा, बिल्कुल एक्ट कर रहा होगा, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, लेकिन अब मुझे ये देखना है कि इसका इफेक्ट इसके मोशन में कितना रहता है। ठीक है। अच्छा, तो देखें सबसे पहले लेट्स से कि अगर मैं कहूं कि व्हेन द सिस्टम वाज रिलीज्ड, तो आपके पास m1 जो था वो डाउनवर्ड एक्सेलरेट किया था, और m2 जो है वो डेफिनेटली टुवर्ड्स राइट एक्सेलरेट हुआ। सिंस टेंशन, सिंस द स्ट्रिंग इज सेम, तो टेंशन जो है वो दोनों की सेम रही होगी, और एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास दोनों की सेम होगी। अब अगर मैं इक्वेशंस बनाऊंगा तो इक्वेशंस क्या बनेंगी वो गौर से देखिएगा। अगर मैं m1 के लिए इक्वेशन बनाता हूं, ठीक है, तो m1 अपने वेट के बेसिस पे नीचे जा रहा है, एंड इट इज अपोज्ड बाय द टेंशन फोर्स T, और ये इसकी
रिजल्टेंट फोर्स ma के बराबर है। तो m1 की इक्वेशन तो एज इट इज रही। अब m2 में, क्योंकि m2 का जो मोशन था वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मोशन है, तो यहाँ पे वेट का इफेक्ट नहीं होगा। क्या वेट का बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं है, लेकिन वेट का इफेक्ट कहीं ना कहीं फ्रिक्शन फोर्स में आ रहा है। देखें, फ्रिक्शन फोर्स इज द फोर्स दैट इज इन बिटवीन द टू सर्फेसेस कॉज ड्यू टू द स्लाइडिंग और द प्रोबेबल मोशन। हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स होगी यहाँ पे, द फ्रिक्शन फोर्स इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक्चुअली तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के हम इसको से इक्वेट करते हैं, अज्यूमिंग दैट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे वेट के ही बराबर है, क्योंकि ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो बेसिकली एक फॉर्मूला है इसका, जो हम बहरहाल फिजिक्स में नहीं पढ़ते लेकिन डिस्कस कर लेते हैं, वो एफ इज टू म्यू आर। आर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाता है, और म्यू जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जो कि डिपेंड करता है सरफेस की टाइप के ऊपर। तो फोर्स डायरेक्टली आपके पास इक्वेशन का हिस्सा तो नहीं बनेगी, लेकिन फोर्स का डेफिनेटली जो इफेक्ट है वो फ्रिक्शन फोर्स के अंदर आ चुका हुआ है। अब अगर मैं बोलता हूं कि m2 जो है वो आपके पास आगे की जानिब एक्सेलरेट किया था, m2 जो है इट एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स राइट, तो डेफिनेटली इसको राइट पे ले जाने वाली फोर्स जो थी दैट वाज अ टेंशन फोर्स अपोज्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स, और ये बराबर था m2 a के। अगर मैं यहां पे कह दूं if surface offers zero friction, जीरो फ्रिक्शन, तो यहां पे आपके पास F की वैल्यू जीरो होने की वजह से आपकी इक्वेशन किस तरह मॉडिफाई हो जाएगी, कि टेंशन ही रिजल्टेंट फोर्स m2a के बराबर हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें फर्दर मतलब वही, अगर दो वैल्यूज आ जाएंगी तो मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, दो वैल्यूज हो जाएंगी, मैं इनको इक्वेट करूंगा और मैं अपना आंसर निकाल लूंगा। जो मेन चीज है वो हमने ये देखना है कि जो ऑब्जेक्ट आपके पास ट्रैवल कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो कौन कौन सी है और वो किस तरह निकालेंगे। ठीक है। अब एक मजेदार सा केस आता है। अब ये जो केस हम पढ़ने जा रहे हैं, ये आपको ना सिर्फ यहाँ पे मतलब डायनेमिक्स फोर्सेस के अंदर, ये आपको वर्क एनर्जी पावर के अंदर भी बहुत ज्यादा काम आ रहा होगा। तो दैट इज बेसिकली इंक्लाइन प्लेन्स का एक कॉन्सेप्ट। तो आप हेडिंग लेंगे इंक्लाइन प्लेन्स। ना व्हाट इंक्लाइन प्लेन्स आर, अगर जिस सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो, और ऑब्जेक्ट वो सरफेस जो है इट इज इंक्लाइन एट अ सर्टेन एंगल, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये सरफेस इंक्लाइन हुआ हुआ था कुछ इस तरह। ठीक है। इंक्लाइन एट अ सर्टेन एंगल थीटा। अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट अगर मैं प्लेस करता हूं, तो उस पे फोर्सेस जो लग रही होंगी वो कौन कौन सी होंगी, उसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास इक्विलिब्रियम में मौजूद है, या हो सकता है एक्सेलरेट करे, तो मल्टीपल केसेस देख लेते हैं। अब देखिए इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट कर रही होंगी। एक तो एक अनकंडीशनल फोर्स जो हम लाजमी तौर पे बनाते हैं वो हो जाएगा जनाब इसका ना वेट, जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। ठीक है। तो ये हो गया इसका वेट। अच्छा, अगर मैं कहूं कि जनाब ये स्टेशनरी है, ठीक है, तो यकीनी बात है कि इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स होगी, वो भी एक्ट कर रही होगी। तो मैंने फ्रिक्शन फोर्स मैंने कहा इस तरफ इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही है।
ठीक है। अब अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम में कह रहा हूं तो मुझे फोर्सेस को बैलेंस करके भी दिखाना होगा, फोर्सेस कौन कौन सी कहाँ कहाँ एक्ट कर रही हैं। तो एक फोर्स और मुझे यहाँ पे शो करनी है, वो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अच्छा देखो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की जहां तक बात है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपके पास सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही होगी। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपके पास हो गई सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जो कि ये वाला हो गया। ठीक है। अब इसको रिजॉल्व करूंगा, मैं रिजॉल्व करके देखूंगा कि मेरे पास फोर्सेस अगर बैलेंस है तो वो किस किस तरह से बैलेंस है, कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होंगी। यकीनी सी बात यह है कि मैं कॉम्पोनेंट्स बनाऊंगा यहाँ पे। अच्छा, अब कॉम्पोनेंट्स या तो मैं आर और एफ का बना दूं, या फिर एक चीज हम लोगों ने जब हम वेक्टर्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि मैं अपने अपने एक्सेस को ही क्यों ना ट्विस्ट कर दूं। और मैंने कहा था कि मैं एक कंपोनेंट वेट का इस तरह और एक दूसरा कंपोनेंट कुछ इस तरह, ऐसे दो कंपोनेंट्स मैंने बना दिए। ठीक है। एंगल दिस रिमेन्स थीटा, ये मैं समझा चुका हूं पहले बहुत डिटेल में कि ये एंगल थीटा क्यों रहेगा और ये इस तरह डिवाइड क्यों हो रहे हैं। तो वेक्टर्स के लेक्चर्स में जाकर के आप इसको देख सकते हो। ये हो जाएगा डब्ल्यू कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास डब्ल्यू का कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बोलता हूं इफ द ऑब्जेक्ट इज एन इक्विलिब्रियम, तो इन दैट केस आपके पास तमाम फोर्सेस बैलेंस्ड होंगी। ठीक है। अब वो बैलेंस किस तरह हो रही है आपके पास, मैंने कहा आर को बैलेंस कर रहा है डब्ल्यू कॉस थीटा, और डब्ल्यू साइन थीटा बैलेंस हो रहा है फ्रिक्शन फोर्स एफ से। ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये जनाब एक्सेलरेट कर जाता है, और ये एक्सेलरेट करता है डाउनवर्ड। ठीक है। इफ इट एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड्स, तो दूसरा केस मैंने कहा, ये तो हमने इक्विलिब्रियम की एक बात देख ली थी। दूसरा केस में बनाऊं कि इफ द ऑब्जेक्ट accelerates downwards, मतलब डाउन द स्लोप ये जा रहा है, तो इन दैट केस आपके पास देखो आर कॉस थीटा, सॉरी डब्ल्यू कॉस थीटा आर को अभी भी बैलेंस आउट कर रहा है। अब मैं सिर्फ डाउन द स्लोप वाली इक्वेशन बना रहा हूं, तो डाउन द स्लोप अगर ये जा रहा होगा तो ये अपने वेट के एक कंपोनेंट की वजह से जा रहा होगा डब्ल्यू साइन थीटा, और इसको अपोज कर रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है। और ये आपके पास बराबर होगा एम ए के। ठीक है। तो जो कि इस ऑब्जेक्ट का मास है, लेट्स से। ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई इंक्लाइन प्लेन आ जाए, तो मैं इसमें कंपोनेंट्स देख रहा हूँ कि वेट का कौन सा कंपोनेंट है किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, या और जो फर्दर फोर्सेस लग रही है उनका अगर कोई कंपोनेंट है। अब लेट्स मिक्स दिस इंक्लाइन प्लेन का कॉन्सेप्ट विद वन ऑफ द पुली का केसेस। ठीक है ना। तो एक आखिरी केस समझने के, इस पुली वाले का जो सिचुएशन है हमारे पास, इसका एक आखिरी केस यहां पर मैं लेकर आ गया। इंक्लाइन प्लेन भी है और अलोंग विद अ पुली वाली थिंग। ठीक है। मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट था, और वो ऑब्जेक्ट मतलब एक स्ट्रिंग मास सिस्टम था। आपके पास इंक्लाइन प्लेन है, पुली रखा हुआ है, और जनाब आपके पास M1 उसी तरह हैंग हुआ हुआ है, M2 इसी तरह हैंग हुआ हुआ है। और जब इस ऑब्जेक्ट को, जब सिस्टम को रिलीज करते हैं तो ये डाउनवर्ड, मतलब M1 जो है वो डाउनवर्ड आपके पास एक्सेलरेट करेगा। तो अब इसकी इक्वेशंस बनाते हैं, तो देखो M1 की इक्वेशन तो ऑलमोस्ट वही है। मैंने कहा अगर मैं M1 की इक्वेशन बनाता हूं, तो M1 की इक्वेशन आपके पास अगेन बनेगी कि वो अपनी वेट की वजह से नीचे जा रहा है, अपोज्ड बाय द टेंशन फोर्स, बराबर है उसकी रिजल्टेंट फोर्स के M1 A। ठीक है। M2 थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैं M2 को बनाता हूँ यहाँ पे, तो M2 आपके पास क्या होगा, M2 जा रहा है ऊपर टेंशन की वजह से,
M2 को अपोज कर रही है एक फ्रिक्शन फोर्स, ये भी बैकवर्ड एक्ट कर रही है, और अब एक फोर्स होगी जो कि वेट का एक कंपोनेंट होगा, जिसको मैंने यहां पे रेड से बना दिया। वेट का एक कंपोनेंट होगा जिसको मैं M2G साइन थीटा लिखूंगा। सो देर आर टू फोर्सेस नाउ जो कि अपोज कर रही हैं इस M2 के मोशन को। तो दोनों फोर्सेस को मैं इस तरह लिख सकता हूं कि दिस इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स प्लस M2G साइन थीटा, ये बराबर है एक्सेलरेशन या रिजल्टेंट फोर्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब ये जो मोशन हमने बनाया ना, इसको तुम बिल्कुल रिलेट कर सकते हो जब हम किसी अपनी गाड़ी लेकर के किसी ब्रिज के ऊपर चढ़ रहे हो। तो वहां पे बस यूं समझ लो कि टेंशन फोर्स को रिप्लेस कर दो उस फोर्स से जो कि इंजन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है। फ्रिक्शन फोर्स वो जो हमें रोड से, या फिर फ्रिक्शन फोर्स के अंदर ऐड कर दो, आप रेजिस्टिव फोर्सेस बोल दो जो हमें एयर रेजिस्टेंस या फिर रोड की फ्रिक्शन वगैरह मिल रही होगी वो, एंड प्लस हमारे वेट का एक कंपोनेंट। तो जितना ज्यादा ये इंक्लाइंड होता चला जाएगा, वेट का कंपोनेंट बढ़ता चला जा रहा होगा वहां पे, और इन दैट केस हमें जो ऑपोजिशन है वो ग्रेटर मिल रही होगी वहां पे। ठीक है। सो दीज वर द फ्यू केसेस, पुली वाले केसेस, स्ट्रिंग मास सिस्टम के केसेस जो हमने देखे। इसके क्वेश्चंस बहुत डायरेक्टली इसी तरह तो नहीं आएंगे, लेकिन हम इसके इफेक्ट्स देखेंगे कि इस इन कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करके वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के अंदर यूज कर रहा होगा। मैंने कहा कि ये केसेस जो है वो वर्क एनर्जी पावर के अंदर भी इस्तेमाल करेगा। चले, अभी जो है हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। ठीक है, पता नहीं क्यों बस अच्छा लगता है, मजा आता है पढ़ाने में। दैट इज अपथ्रस्ट। ठीक है, तो आप हेडिंग लेंगे अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट बेसिकली इट्स अ फोर्स। कौन सा फोर्स है इसको डिस्कस करते हैं। इस फोर्स के ऊपर, अपथ्रस्ट के एक टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो चैनल पे या फिर मेरे पेज पे मौजूद है। बड़ी जबरदस्ती उसकी जो है ना वो हम लोगों ने वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन देखी थी। नाउ व्हाट अपथ्रस्ट इज, देखो अपथ्रस्ट इज अ फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, लेकिन कब, कैसे, कितनी, क्यों, ये देखना है। अब आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि किसी फ्लूइड, यानी स्पेसिफिकली मैं अब लिक्विड की बात कर रहा हूँ, गैसेस में भी है लेकिन गैसेस को हम बाद में डिस्कस करेंगे, रीजन सेम है, सब कुछ वही है। लिक्विड के अंदर, किसी भी लिक्विड के अंदर, स्पेसिफिकली वाटर के अंदर, कोई अगर चीज सबमर्ज हुई हुई हो, जैसे स्विमिंग पूल के अंदर आप मौजूद हो, स्विमिंग पूल के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लिफ्ट कर रहे हैं, किसी बंदे को आप लिफ्ट कर रहे हैं, तो होता ये है कि वो ऑब्जेक्ट या वो बंदा जो है वो आपको लाइटर फील हो रहा होता है, आपको हल्का लग रहा होता है अगर आप स्विमिंग पूल में उसको लिफ्ट कर रहे हैं। इवन के आपको खुद को अपना वेट स्विमिंग पूल के अंदर, अगर आप पानी के अंदर मौजूद हो तो काफी लाइटर फील हो रहा होता है। अगर आप स्विमिंग पूल में हैं और वो जो स्विमिंग पूल के जो एजेस होते हैं उसके लेडर जो होता है उसको आपने पकड़ा और पकड़ के अपने आप को लिफ्ट किया, तो आप बहुत इजीली अपने आप को अच्छा खासा लिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन इतनी ही लाइटर फोर्स से आप एयर के अंदर खुद को लिफ्ट नहीं कर पाते। ठीक है, एक रीजन, एक चीज ये देखी हमने। दूसरी चीज, अब इसी चीज में स्विमिंग पूल में ही, अगर मैं स्विमिंग पूल में मौजूद हूँ, मैं खुद को लाइटर फील कर रहा हूँ, किसी बंदे को उठा रहा हूँ, लाइटर फील कर रहा हूँ। अब मैं स्विमिंग पूल से बाहर था, एक बंदे ने मुझे हाथ दिया, मैंने उसको लिफ्ट करने की कोशिश की। मतलब मुझे वो उसका वेट कम फील हो रहा था, लेकिन जैसे ही वो बाहर आने लगेगा, अब वो ग्रेजुअली मुझे हैवी लगना शुरू हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि वो मुझे ग्रेजुअली हैवी क्यों लगना शुरू हो गया। या फिर आपने देखा होगा कि जब हम स्विमिंग पूल में मौजूद हो, वो स्विमिंग पूल में स्पेसिफिकली वो जो लेडर मौजूद होती है कोने के ऊपर, हम उस लेडर से चलते हुए बाहर निकलते हुए आ रहे होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपने आप को हैवियर फील कर रहे होते हैं कि यार एकदम से वजन बड़ा हुआ लग रहा है। नाउ व्हाट्स दैट, व्हाट्स इट इज ऑल अबाउट, मतलब उसका रीजन क्या है। तो एक साहब ने मुझे कहा था कि सर वो ऐसा है कि वो क्या कहते हैं, हम पानी में थे तो हमारे कपड़े गीले हो गए। अब कपड़ों का इतना वजन, अच्छा कपड़ों का वजन उनको, वो जो गीले हो गए थे तो उसका वजन का असर जो है वो उनको स्विमिंग पूल के अंदर नहीं आ रहा था, बाहर निकलते हुए उनको एहसास हुआ ओ माय गॉड कपड़े तो गीले हो गए। तो इसका रीजन क्या है, देखिए उसका रीजन ये है कि एक्चुअली आपको अपना वेट लाइट फील हो रहा होता है,
क्योंकि वहां पे आप कंप्लीटली अपने वेट के बराबर फोर्स, या किसी ऑब्जेक्ट को आप लिफ्ट कर रहे होते हैं उसके बराबर आप फोर्स नहीं लगा रहे होते। वहां पे आप एक फ्रैक्शन ऑफ अ फोर्स लगा रहे होते हैं, और जो रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ द फोर्स है जो आप नहीं लगा रहे, वो वाटर, वो लिक्विड इटसेल्फ लगा रहा होता है। द लिक्विड exerts a force on a submerged object in an upward direction, जिसे हम अप थ्रस्ट फोर्स का नाम देते हैं। और जैसे जैसे हम उस पानी से, स्विमिंग पूल से बाहर आ रहे होते हैं, वो अपथ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड गायब हो जाता है, और ऑल ऑफ अ सडन हमें अपना ही वेट फील होना शुरू हो जाता है, जो कि हमें पहले कोई और जो है सपोर्ट कर रहा था उसने अपनी सपोर्ट हटा दी, तो हमें एकदम हेवियर फील होता है। सो नाउ द पॉइंट इज के वाई लिक्विड ने सोचा कि हमारी मदद करेगी, और ये फोर्स का कॉज क्या था, इसका ओरिजिन क्या था, डायरेक्शन तो समझ में आ गई, अपवर्ड होगी, नाम में ही जाहिर है। लेकिन इसका कॉज क्या है? ठीक है, अब इसका कॉज देखें। कॉज ये है कि देखें, अगर मैं कहूं कि आपके पास दिस इज अ लिक्विड सरफेस, ठीक है। ये हमारे पास पानी आ गया इसके अंदर। तो ये आपके पास लिक्विड सरफेस मौजूद था, और इस लिक्विड के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट को सबमर्ज कर दिया। सबमर्ज मतलब मैंने उस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर ऐसे करके हमने इसको सबमर्ज कर रखा हुआ है। अब सबमर्ज ऑब्जेक्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसके अंदर सबमर्ज हो रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को जरा मैं फिल इन कर दूं उसकी डिटेलिंग से। अब जिस ऑब्जेक्ट को हमने सबमर्ज किया था, वो सबसे पहला काम क्या करेगा, जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में सबमर्ज करेंगे, तो वो जो ऑब्जेक्ट जितना उसका अपना वॉल्यूम था, वो उतना ही वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड वहां से डिस्प्लेस करेगा। ठीक है। मतलब जब मैं पानी के अंदर जाऊंगा, तो जितना मेरा अपना वॉल्यूम है, मैंने उतना वॉल्यूम पानी का उस जगह से डिस्प्लेस कर देना है। ठीक है। तो इस एरिया से इस ऑब्जेक्ट ने वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड को हटा दिया। अब वो जो हटा हुआ पानी है, वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चारों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं। वाई फोर्स लगा रहा है? क्योंकि द वाटर टेंड्स टू रीगेन इट्स पोजीशन। जब मैं उस ऑब्जेक्ट को वापस निकालूंगा, वहां पे खाली जगह है, वहां पे हवा या वहां पे खला नहीं रह जाएगी, लिक्विड फौरन आ जाता है वहां पे। ठीक है ना, निकलते के साथ। अब लिक्विड के फौरन आने की एक दलील, मतलब एक चीज, एक क्या कहते हैं, रीजन ये नजर आ रहा है कि जनाब लिक्विड वाज एक्सर्टिंग अ फोर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को सबमर्ज किया था, तो दिस ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस्ड अ फोर्स फ्रॉम द लिक्विड, मतलब इन ऑल डायरेक्शन। तो मैंने कहा लिक्विड जो है अभी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड फोर्सेस भी लगा रहा है। मैंने कहा फोर्सेस जो है, लिक्विड एग्जर्ट कर रहा होगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन से भी कर रहा है। लिक्विड से उसने अपवर्ड डायरेक्शन से कुछ फोर्सेस लगाई। अच्छा, इक्वली गुड, लिक्विड साइड वाइज से भी फोर्सेस लगा रहा होगा। ऐसा है, साइड से भी फोर्सेस लगा रहा है लिक्विड। तो ऑन द अदर साइड यहां पर भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लिक्विड, एंड फ्रॉम द बॉटम एज वेल। तो पानी जो है वो नीचे से भी फोर्स लगा रहा है। तो द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस फोर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। नाउ द पॉइंट इज, कुछ नोट करने वाली बात, नोट करने वाली बात यह है कि मैंने फोर्सेस की जो डायरेक्शन बनाई है, वो चारों तरफ से बनाई है, लेकिन फोर्सेस के जो एरोज बनाए हैं उनमें थोड़ा सा कुछ हिकमत छुपी हुई है। वो हिकमत क्या छुपी हुई है? वो हिकमत ये है कि अगर आप गौर करें कि जो आपके पास टॉप पे एरोज हैं, दे आर स्मॉलर, बॉटम पे लार्जेस्ट, एंड साइड वाइज ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। इसका रीजन क्या है? देखिए, लिक्विड जो फोर्स लगा रहा है, ड्यू टू इट्स ओन प्रेशर लगा रहा है। ठीक है।
अब लिक्विड का जो प्रेशर है वो हम इस चैप्टर में आगे लेटर ऑन पढ़ेंगे, लेकिन ओ लेवल से जो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है कि लिक्विड का प्रेशर डेप्थ पे डिपेंड करता है। डेप्थ जितनी ज्यादा आपके पास बढ़ती चली जाएगी, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड उतना ज्यादा क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि जनाब प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। प्रेशर बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब अगर हाइट की वजह से प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि फोर्स ड्यू टू लिक्विड प्रेशर वो भी आपके पास क्या हो रही होगी, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही होगी। तो मैं ये कहूंगा कि जो टॉप पे प्रेशर फोर्स लग रही थी वो बॉटम पे फोर्स लग रही है उससे कई ज्यादा होगी। तो अब वाई मतलब हाउ दिस रिजल्ट्स इन अ प्रेशर इन एन अपवर्ड फोर्स वो और से देखेंगे। उसके अलावा एक और चीज देखेगा, जो साइड वाइज फोर्सेस है वो बढ़ तो रही हैं लेकिन जितनी यहां बढ़ रही हैं उतनी फोर्सेस यहां भी इंक्रीज हो रही हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से लगने वाली फोर्सेस राइट हैंड साइड पे लगने वाली फोर्सेस के इक्वल एंड ऑपोजिट होती हैं, तो साइड वाइज जो फोर्सेस लग रही हैं वो एक दूसरे को कर देती हैं कैंसिल आउट। लेकिन जो अपवर्ड फोर्सेस हैं दे आर स्मॉलर, और स्मॉलर ही रहेंगी क्योंकि प्रेशर कम था। जो जो नीचे से फोर्सेस लग रही थी इन एन अपवर्ड डायरेक्शन, दे वर विद ग्रेटर मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड जो है वो ज्यादा था आपके पास। तो और वो ज्यादा ही रहेगा क्योंकि प्रेशर जो है वो आपके पास क्या था, ज्यादा। इन दोनों फोर्सेस का जो डिफरेंस था वो एक रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी, और इसे हम नाम देते हैं अपथ्रस्ट फोर्स का। So what is the upthrust force basically? Upthrust force is a force that acts in an upward direction due to the pressure difference from top to bottom acting on an object. अब वो टॉप टू बॉटम क्या है, देखो मैंने कहा लेट्स से कि अगर मैं टॉप हाइट देखूं तो वो आपके पास ये थी, और बॉटम की हाइट सरफेस से अगर देखी जाए तो वो ये थी। ठीक है। इसको मैंने नाम दिया H1 का, इसको मैंने नाम दिया H2 का। सही है। इन दोनों हाइट्स का जो डिफरेंस है, इन दोनों हाइट्स का जो डिफरेंस है वो लाजमी तौर पे इस ऑब्जेक्ट का लेंथ होना चाहिए। ऐसे कि H2 - H1 इज ऑलवेज इक्वल टू द लेंथ। और मैंने ये कहा कि एक चीज और मैं यहाँ पे वाजे करूं कि इसको मैं एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट कह रहा हूं। ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक ये एरिया हो चुका हुआ है। चलिए इसको भी तरीके से थोड़ा सा बना लेते हैं। तो मैंने कहा दिस इज द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। तो मैंने ये कहा कि टॉप टू बॉटम देर इज अ प्रेशर डिफरेंस। ठीक है। देर इज अ चेंज इन प्रेशर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वो चेंज इन प्रेशर आपके पास कितना होगा, वो चेंज इन प्रेशर मैंने कहा बॉटम का जो प्रेशर है वो ज्यादा है, टॉप का जो प्रेशर है वो कम है। अब आपके पास बॉटम का प्रेशर रो जी H2 लिखा जा सकता है, टॉप का प्रेशर रो जी H1 ये लिखा जाएगा। अच्छा साथ ही साथ ये जो प्रेशर है सिंस इट्स रिजल्टिंग इन फोर्स, तो मैं इस प्रेशर को फोर्स से रिप्लेस कर रहा हूं। तो मैंने कहा इस प्रेशर को मैं लिख सकता हूं F/A। यहां से मैंने रो और जी को कॉमन लेकर के H2 - H1 लिख दिया। अब गौर करने वाली बात यह है कि देखो ये H2 - H1, ये H2 - H1 आपके पास किस चीज के बराबर है, ये H2 - H1 आपके पास बराबर है लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट के। और ये आपके पास एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ही हो सकता है क्योंकि जनाब जो टॉप पे प्रेशर लग रहा है वो इतनी एरिया के ऊपर एग्जर्ट कर रहा था। तो यहां पे मैंने इस फोर्स को कह दिया रो जी, तो कांस्टेंट था ही। मैं एरिया को ऑन दी अदर साइड मल्टीप्लाई कर गया और H2 - H1 की जगह मैंने लिख दिया L। नाउ दिस थिंग becomes the volume of the object।
एंड दिस फोर्स, द रिजल्टेंट फोर्स, द चेंज इन द फोर्स जो कि टॉप टू बॉटम आ रहा है, इस फोर्स को हमने नाम दिया था अप थ्रस्ट फोर्स का, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड रहेगी। अपवर्ड होना लाजमी है, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्सेस आपके पास नीचे से लगने वाली फोर्सेस ग्रेटर हैं, ऊपर से लगने वाली फोर्सेस लेस स्मॉलर हैं। तो मैंने कहा ये अल्टीमेटली आपके पास बना अप थ्रस्ट फोर्स, जिसको मैं लिखूंगा यू से रिप्रेजेंट करूंगा। मैंने कहा रो जी वी, दिस इज द अपथर्स्ट फोर्स। ये वो फोर्स थी जो कि पानी आपके ऊपर लगा रहा था, जिसकी वजह से आप खुद को लाइटर फील कर रहे थे, या आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइटर फील कर रहे थे। तो दिस वाज द अमाउंट ऑफ फोर्स जो कि लिक्विड वहां पे एग्जर्ट कर रहा था। अब यहाँ पे समझना ये है कि रो जी वी में रो क्या है, जी क्या है, वी क्या है। आ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यू तो हो गया अपथर्स्ट फोर्स, ये रो आपके पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो समझ में ही आया कि जितना ज्यादा डेंसर लिक्विड होगा उसकी तरफ से अपथ्रस्ट फोर्स उतनी ही ज्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर मैं पानी के कंपैरेटिवली हनी की बात कर दूं या किसी और डेंसर लिक्विड की बात करूंगा, तो जो डेंसर लिक्विड होगा वो उसका उसकी तरफ से लगने वाला अपथ्रस्ट फोर्स जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, जी इज यूनिवर्सल, आपको पता है कॉन्स्टेंट 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये। ठीक है। आखिरी चीज जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा ना, दिस वी, वॉल्यूम, ये क्या है। यूजली बोला जाएगा सर इट्स द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। टेक्निकली हो सकता है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट है, मैथमेटिकली इधर इट्स द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन बाय कॉन्सेप्ट एंड टेक्निकलिटीज के हिसाब से दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। सर इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि अगर मैं इसको वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड ना बोलूं? बहुत फर्क पड़ता है। हम आगे आने वाले केसेस में देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट कुछ और होगा, वो लिक्विड जो डिस्प्लेस कर रहा होगा वो कुछ और होगा। ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। So what is basically upthrust? Upthrust is the upward force. It is caused due to the difference in the pressure from top to bottom of the liquid acting on any object. Direction हमेशा upward है, depends upon density of the liquid and volume of the amount of liquid displaced. ठीक है। अच्छा, अब ये बाय मैग्नीट्यूड अपथ्रस्ट होता किस चीज के बराबर है? मजेदार सी चीज देखें, मैथमेटिकल चीजें पहले देख रहे हैं, फिर इसकी डिटेल्स भी लिखवाऊंगा, काफी सारी डिटेल्स हैं इसकी। देखें, एक चीज और समझें आप। मैंने कहा रो जी वी, ये आपके पास अपथ्रस्ट है, डेंसिटी लिक्विड की है, वॉल्यूम लिक्विड का है। अगर मैं इसको लिख दूं डेंसिटी, मैंने लिख दिया डेंसिटी एंड वॉल्यूम एक तरफ, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम तो मास के बराबर हो गया। डेंसिटी भी लिक्विड की थी, वॉल्यूम भी लिक्विड का है, तो मास भी किसका होगा? लिक्विड। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि अलहदा से पहले मैं लिख दूं इक्वल टू मास, ये क्या है? मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं लिख सकता हूं कि अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू एम जी, और ये एम जी बेसिकली आपके पास क्या है? वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। तो बेसिकली अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में सबमर्ज करते हैं, या आप खुद जाकर के लिक्विड में सबमर्ज हो जाते हैं, तो लिक्विड आपके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है? जितना वेट आपने, जितना पानी आपने डिस्प्लेस किया था, उस पानी का वेट आपके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। जितना पानी का वेट आपने डिस्प्लेस किया था, उतना आपके पास वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है। सो दिस इज व्हाट अ डिस्प्ले, दिस इज व्हाट बेसिकली अप थ्रस्ट फोर्स इज। ठीक है। अब इसके बारे में मजीद बड़ी सारी बातें, लेकिन पहले इसकी थोड़ी सी डिटेल्स लिख लेते हैं। ठीक है। इसकी डिटेल्स मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ को लिखिएगा। ठीक है। इसकी डिटेल्स हमें एमसीक्यूज वगैरह में बहुत ज्यादा काम आती हैं, तो इसकी कुछ डिटेल्स लिखेंगे हम।
हम लिखेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, it displaces a volume of fluid that is equals to its own volume. ठीक है, the displaced fluid exerts a force and hence pressure, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, जाहिर है कि that force results in pressure, hence pressure from all direction. ठीक है, forces acting sideways cancels out each other but forces acting downwards, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, acting downwards मतलब टॉप से जो लग रही थी, acting downwards are lesser than forces acting upwards, मतलब जो नीचे से ऊपर की जाने लग रही थी, एक्टिंग अपवर्ड्स। ठीक है, अच्छा, फिर मैं यहां पे लिख रहा हूं साइड में, मैंने लिखा द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ रिजल्टेंट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। दिस इज द की पॉइंट, प्रेशर डिफरेंस इज द की पॉइंट, ये याद रखिएगा, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस referred as upthrust force। ठीक है, मैंने कहा प्रेशर डिफरेंस इज द की पॉइंट। चल, तो मैंने कहा ये चीजें हमने देखी, एक दफा दोबारा इसको रिकॉल कर लेते हैं। मैंने कहा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी भी लिक्विड के अंदर सबमर्ज करेंगे, दैट सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ दैट फ्लूइड। वो सिग्निफिकेंट अमाउंट उस ऑब्जेक्ट के अपने वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, उससे ग्रेटर भी हो सकता है इन सर्टेन केसेस, लेकिन उस चीज को मैं बाद में डिस्कस करूंगा डेफिनेटली इन आने वाली क्लासेस के अंदर उसको देखेंगे। तो हमने कहा वो उसने एक सर्टेन वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, अब वो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है वो चारों तरफ से उसके ऊपर फोर्स लगाएगा,
साइड वाइज जो फोर्सेस होंगी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी। डाउनवर्ड जो फोर्सेस लग रही है ऊपर से नीचे की जानिब, वो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आपके पास कम होगा। नीचे से ऊपर की जानिब जो फोर्सेस लग रही है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, वो आपके पास मैग्नीट्यूड जो होगा वो ज्यादा होगा। तो देयर ऑलवेज बी अ प्रेशर डिफरेंस एंड देयर ऑलवेज बी अ फोर्स डिफरेंस, डिफरेंस इन फोर्सेस, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि नीचे की फोर्सेस लाजमी तौर पर बड़ी होंगी, उस फोर्स को आप अपथ्रस्ट फोर्स कहते हो। ठीक है। अब मैं बार बार फ्लूइड की बात की थी, एग्जांपल लिक्विड से दी थी। रीजन ये है कि ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है ये एयर भी लगा रही है हमारे ऊपर, लेकिन फॉर्मूला से ही जाहिर है रो जी वी, रो द वॉल्यूम द डेंसिटी ऑफ द एयर इज नेग्लिजिबल तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन ये बोलूंगा एज कंपेयर टू लिक्विड्स बहुत थोड़ी होती है, बहुत कम होती है। जैसे ऑन एन एवरेज हम वाटर की जो डेंसिटी लेते हैं दैट्स 1000 kg/m³, और ऑन एन एवरेज जो हम एयर की डेंसिटी लेते हैं दैट्स 1.2 टू 1.3 kg/m³। ठीक है, तो उस कंपैरेटिवली अब आप 1000 टाइम्स कम कर दोगे क्या कहते हैं इस फोर्स को, डेंसिटी को, तो आप फोर्स की मैग्नीट्यूड को भी 1000 टाइम्स कम कर दे। तो मेरे ऊपर एयर जो अब थ्रस्ट फोर्स लगा रहा है वो 1000 टाइम्स कम है एज कम्पेयर टू जो मेरे ऊपर वाटर फोर्स लगा रहा होगा। अब वाटर अगर मेरे पर फोर्स लगा रहा है लेट्स से 200 न्यूटन का, ठीक है, लेट्स से 200 न्यूटन का, तो आप एयर की तरफ से अज्यूम कर लो 0.2 न्यूटन का एक फोर्स हो जाएगा, तो वो ना होने के बराबर होगा। तो अब थ्रस्ट फोर्स बिल्कुल लगा रहा है एयर, लेकिन ये है कि हम उसको वाटर के कंपैरेटिवली अगर देखेंगे तो वो बिल्कुल ही थोड़ी सी फोर्स होगी। ठीक है। So this was some of the basics about the upthrust force. Now there is a lot of upthrust force जो कि हम लोगों ने डिस्कस करना है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, व्हाट इज एपरेंट वेट, और फर्दर बातें फिर हम डिस्कस बैक तक लेकर के जाएंगे, बट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम अपथ्रस्ट फोर्स को ही कंटिन्यू करेंगे एंड इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इसके क्वेश्चंस देखना जरूरी है, बड़े मजेदार से क्वेश्चंस बनेंगे इसके ऊपर।